नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ और इसके अलावा पूरा का पूरा बोर्ड ब्लैंक है। तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और अगले जितना भी टाइम की वीडियो होगी उतनी देर में मैं क्या पढ़ाऊंगा ये आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन बस मैं ये बताने के लिए एक छोटी सी चीज़ लिखने जा रहा हूँ, और वो क्या है, पॉइंट। एक पॉइंट लगाने जा रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। इन्हीं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बिंदु बिंदु यानी कि एक ऐसी मैथमेटिक्स का एक ऐसा पॉइंट जिससे कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बनी हुई है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री बनी हुई है, पूरी की पूरी ज्यामिति बनी हुई है। अब मैं आज की क्लास में आपको सभी बातों के बिंदु से लेकर के त्रिभुज, वृत्त, रेखागणित के जितने भी पॉइंट हो सकते हैं वो सबके सब पॉइंट मैं बताने वाला हूं। अगर आप रेखागणित में कमजोर हैं, अगर आप रेखागणित के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, अगर आप फिगर देख करके डर जाते हैं, या फिर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो स्टेटमेंट पढ़ करके आप फिगर नहीं बना पाते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा जो भी लोग यूपी टेट, यूपी पेट और इसके अलावा वीडियो एग्जाम, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम जहाँ पर मैथमेटिक्स आती है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे जो एडवांस मैथ यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो उनको नहीं लगा पाते, उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों की भारी भरकम डिमांड के बाद हम आए हैं और अपनी वीडियो लेकर के आए हैं, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। तो जितना प्यार इस वीडियो पर मुझे मिलेगा उतने ही प्यार के आधार पर अगली वीडियो जो है आपको प्रेषित की जाएगी। तो मैं शुरू करता हूं। ज्योमेट्री की अगर बात करें मैथमेटिक्स में, अगर हम बात करें सबसे पहले ज्यामिति की, किसकी बात करें, ज्यामिति की अगर बात करें, किसकी बात करें, ज्यामिति की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर मेरे सामने दो लोग बैठे हुए हैं और मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ, चूंकि कैमरे के सामने पढ़ाने का मुझे अंदाजा नहीं है, तो ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि मैं उन दोनों लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो अगर कहीं मेरी नज़र इधर उधर होती है तो आप लोग जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, आप केवल बोर्ड पे फोकस रखिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा कही गई सारी की सारी बातें आपके लिए हैं, उन दोनों लोगों के लिए भी हैं, लेकिन आपके लिए विशेष रूप से है। तो ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, एक पॉइंट से होती है। किससे होती है, एक बिंदु से होती है। आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, सब में कहीं ना कहीं बिंदु आ जाता है। बिंदु की लोकेशन याद करना शुरू करते हैं या बाकी सारी चीजें करते हैं, यहीं से सब कुछ पूछा जाता है। तो अगर बिंदु की परिभाषा आपसे पूछी जाए कि बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। बिंदु क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है वो शून्य होती है। बिंदु क्या होता है, एक प्रकार का वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, या शून्य त्रिज्या का वृत्त क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। यही बिंदु जब असंख्य बिंदु एक साथ जुड़ना शुरू होते हैं, यही एक असंख्य बिंदु एक साथ जुड़ना शुरू होते हैं, तो क्या बना लेते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। और रेखा जो होती है उसका न कोई अंत होता है और न कोई शुरुआत होती है, यानी कि न कोई प्रारंभ होता है, न कोई प्रारंभ होता है। तो ना तो शुरुआत होती है, ना तो अंत होता है। रेखा कहीं से भी शुरू होकर के कहीं पर भी चली जाती है, जैसे कि रेखा यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से पता नहीं कहाँ तक जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर रेखा की शादी करा दी जाए, अगर रेखा की शादी करा दी जाए, यानी कि रेखा को एक ओर से बांध दिया जाए और दूसरी ओर के लिए क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, रेखा बन गई और आपने करा दी रेखा की शादी। तो जब रेखा की शादी करा दी जाती है, रेखा को एक ओर से बांध दिया जाता है, दूसरी तरफ से स्वतंत्र कर दिया जाता है, तो वह क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। और किरण से याद आ रहा है डर से याद आ रहा है कौन, शाहरुख खान का किरण, तो वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। अगर रेखा को दोनों तरफ से बांध दिया जाए, जैसे कि पुरानी फिल्मों बांधा जाता है, दोनों तरफ से बांध दिया जाए, तो वह रेखा क्या कहलाती है, रेखा खंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखा खंड कहलाती है। तो अभी तक हमने क्या कहा, पढ़ा, बिंदु पढ़ा, बिंदु के बाद रेखा पढ़ा, रेखा के बाद किरण पढ़ा, और किरण के बाद क्या पढ़ा, रेखा खंड पढ़ा। बिंदु क्या है, एक प्रकार का वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, इससे शून्य होती है। रेखा क्या होती है, रेखा जो होती है अनेक बिंदुओं को मिला करके रेखा बनती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि रेखा भी एक वृत्त ही है, एक वृत्त ही है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, जिसकी त्रिज्या अनंत होती है। इसको आप कैसे कह सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा क्या,
अक्षांशी वृत्त और अक्षांशी रेखाएं। कहीं पर आप अक्षांशी वृत्त कहते हैं, कहीं पर आप अक्षांशी रेखाएं कहते हैं। अक्षांश वृत्त जो हैं, जो पृथ्वी पर बने हुए हैं, अक्षांश वृत्त जो पृथ्वी पर बने हुए हैं वो क्या है, एक वृत्त के रूप में ही तो है, लेकिन क्या है, एक रेखा के रूप में नजर आते हैं। जब हम पर्टिकुलर एरिया के लिए देखते हैं तो क्या इसके रूप में नजर आते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के रूप में नजर आते हैं। तो इसका मतलब रेखा क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या अनंत होती है, और बिंदु क्या है, एक वृत्त होती है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। इसके अलावा हमने कहा कि रेखा की एक तरफ से बांध दिया जाए, दूसरी तरफ के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। जैसे कि आप देखते हैं टॉर्च की रोशनी एक तरफ से निकलती है और अनंत तक जाती है, सूर्य की रोशनी एक तरफ से निकलती है अनंत तक जाती है। तो रेखा अगर एक तरफ से बंधी हुई हो और दूसरी तरफ के लिए अनंत तक जाती हो तो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। और रेखा को अगर दोनों तरफ से बाउंड कर दिया जाए, जैसे कि आप क्या करें, एक रस्सी ले लीजिए और रस्सी को एक छोर से इधर बांध दीजिए, एक छोर से दूसरी तरफ बांध दीजिए, तो क्या कहलाती है, वो रेखाखंड कहलाती है। और इसी रेखाखंड का हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं, कोई ना कोई नाम दे देते हैं, रीमा सीमा दे देते हैं, या फिर ए बी दे देते हैं, या फिर कुछ भी नाम दे देते हैं। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो बात करते हैं अब रेखाओं के विषय में बात करेंगे। तो क्योंकि पूरी की पूरी ज्योमेट्री जो है वो बिंदु से शुरू होती है और रेखाओं तक जाती है। तो आगे बात करते हैं रेखाओं की। अब रेखाएं अगर दो हों, दो क्या हों, रेखाएं हों, मान लीजिए एक रेखा है ये और एक रेखा है ये। रेखाएं अगर दो हों तो उन दो रेखाओं में क्या हो सकता है, या तो वो आपस में मिल सकती हैं या फिर आपस में बिना मिले साथ साथ चल सकती हैं। जैसे कि आप हैं, आपका कोई मित्र है, अब अगर आप उससे मिल गए, आप उससे टकरा गए तो आपकी क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, और दोस्ती होने के बाद कोई ना कोई एंगल बन करके निकल आएगा। और अगर आप नहीं टकराए तो आपकी क्या होगी, दोस्ती नहीं होगी, और नदी के दोनों किनारों पर चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उनके बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा बराबर रहती है। जैसे कि नदी के दो किनारे होते हैं, सड़क के दो किनारे होते हैं, रेलवे की पटरियां होती हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, यानी कि उनके बीच की दूरी बराबर रहती है, तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जब दो रेखाएं किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो क्या बन जाता है, कोई ना कोई एंगल बन जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं इनको, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो रेखाएं दो प्रकार से चलती हैं, या तो वे दोनों एक दूसरे से ना मिले, सीधे चलती रहें तो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और अगर वो दोनों एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे से टकरा गए, आप कोचिंग गए, किसी से टकरा गए, तो क्या कोई ना कोई एंगल बन करके निकल आएगा, और ऐसी रेखाओं को क्या कहलाएंगे, आप प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। तो यहाँ पर जब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या बनेगा, एक क्या बन करके निकल करके आता है, एंगल निकल करके आता है, जिसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, कोण तभी बनेगा जब आप टकराएंगे। तो चलते हैं आगे, पहले बात करते हैं समांतर रेखाओं की, उसके बाद बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं की। आज मैंने सोचा है कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल और केवल आपको क्या कराऊंगा, केवल और केवल टॉपिक बताऊंगा। आपको केवल मजा आना चाहिए, क्वेश्चन के झमेले में आज नहीं फंसेंगे, क्वेश्चन के झमेले में फंसेंगे अगली बार। तो सबसे पहले बात करते हैं किनकी, समांतर रेखाओं के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे, समांतर रेखाओं को। इनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस इंग्लिश में कहते हैं। अब समांतर रेखाओं के विषय में मैंने आपको बताया कि ये साथ साथ चलती तो रहती हैं लेकिन एक दूसरे से टकराती नहीं है। अब जब दो लोग साथ साथ चलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं, तो उनको मिलवाने के लिए कोई ना कोई क्या आती है, सहेली आती है। और ये आ गई कौन, सहेली। ये दो लोग साथ साथ चल रहे थे, इनको टकराने के लिए कौन आ गई, सहेली। सहेली को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। सहेली को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब जब सहेली मिली तो एंगल देखो कितने सारे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ये एंगल बना, 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 एक ये एंगल बना। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। संगत कोण कोई कहता है, कोई एकांतर कोण कहता है। आपको किस चीज़ से काम है, आपको केवल कोणों से काम है। क्वेश्चन आपसे कोण से पूछा जाएगा तो आप केवल दो बातें याद रखिए। कौन सी दो बातें याद रखिए, पहली बात कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितने जितने न्यून कोण होंगे
जितने न्यून कोण होंगे यानी कि एक्यूट एंगल होंगे वो सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण एकांतर कोण वाली बात भूल जाइए। क्या क्या संगत कोण होता है, क्या एकांतर कोण होता है, ये सब बवाल है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। केवल आप इतना याद रखिए कि न्यून कोण जितने होंगे वो सब आपस में बराबर होंगे। और न्यून कोण अभी आप देख करके ही पहचान जाएंगे कौन न्यून कोण होता है, कौन अधिक कोण होता है। दूसरा होता है जितने अधिक कोण होंगे, जितने अधिक कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जितने अधिक कोण होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण मिलकर के 180 डिग्री बनाएगा। चाहे आप जो एंगल न्यून कोण का रख दीजिए, चाहे जो एंगल आप अधिक कोण का रख दीजिए, चाहे जो एंगल आप न्यून कोण का रख दीजिए, चाहे जो एंगल आप अधिक कोण का रख दीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा, न्यून कोण सब आपस में बराबर, अधिक कोण सब आपस में बराबर। और न्यून कोण अधिक कोण को अगर आपस में मिला दिया तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। अब अगर एक न्यून कोण मालूम है और दूसरा इस एरिया का कोई भी अधिक कोण निकालना है तो 180 में से माइनस कर दिए। एक अधिक कोण मालूम है और इस एरिया का कोई भी न्यून कोण निकालना है तो 180 में से माइनस कर दिया। दोनों मालूम है तो जोड़ करके क्या बना दिया, 180 डिग्री बना दिया। न्यून कोण मालूम है, न्यून कोण निकालना है तो वही लिख दिया। अधिक कोण मालूम है, अधिक कोण निकालना है तब भी वही लिख दिया। तो इतनी सारी बातें जो है यहाँ से निकल करके आती हैं। अब बात करते हैं जब रेखाएं आपस में टकराती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा इनको टकराने के लिए सहेली जरूरत नहीं होती है, खुद ब खुद टकरा जाती है। ये चली एक, ये चली दो और बन गई कौन, प्रतिच्छेदी रेखा। अब मान लो नीचे वाला पोर्शन हम मिटा दें और इसको थोड़ा सा घुमा दें तो बना क्या, ये। और ये क्या कहलाता है, एंगल पर कहलाता है। ये दोनों जिसकी किरण होती हैं और ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु होता है जहाँ पर दोनों रेखाएं टकराई थी। अब इसी के आधार पर आपका एंगल डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या है, AOB है। इसका नाम क्या है, AOB है। तो एंगल का नाम आप AOB भी लिख सकते हैं, BOA लिख सकते हैं, लेकिन आप BAO नहीं लिख सकते हैं या एंगल ABO नहीं लिख सकते हैं। जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेदी रेखाएं टकराई हैं उसको आप बीच में रखेंगे, बाकी दोनों किरणों को अलग अलग रखेंगे और इस प्रकार से आपका एंगल निकल करके आ जाएगा। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये न्यून कोण अधिक कोण वाली बात यहाँ से क्लियर हुई जाती है। एंगल होते हैं टोटल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। एक होता है न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं। एक होता है समकोण, जिसको राइट एंगल कहते हैं। एक होता है अधिक कोण, जिसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसके बाद एक होता है सरल रिजुरेखीय कोण, जिसको कहते हैं रिजुरेखीय कोण। रिजुरेखीय कोण, मैथ वालों ने नाम इतने खतरनाक रखे हैं कि नाम ही से इंसान डर जाता है। रिजुरेखीय कोण के बाद आपका क्या आता है, एक आता है एक संपूर्ण कोण आता है, और संपूर्ण कोण से पहले आता है कौन सा कोण, बृहत कोण। बृहत कोण आता है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 एंगल आपके हो गए। अब 6 एंगल कौन कौन से होते हैं, आपको केवल एक याद रखना है, समकोण। और समकोण कैसे बनता है, तो समकोण एक पड़ा दूसरा खड़ा, बना क्या है, समकोण बना। एक रेखा पड़ी हुई दूसरी रेखा खड़ी हुई, जब एक दूसरे पे मिली तो क्या कहलाएंगे, समकोण कहलाएंगे। और ये एंगल कितने डिग्री का बना, 9 डिग्री का बना। अब यहाँ पर जो न्यून कोण बनेगा तो न्यून कोण जो होता है हमेशा लेस देन होता है किससे, 90 डिग्री से। लेस देन 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण। लेस देन 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण। अगर बाबा रामदेव का योगासन आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा, कभी कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं। तो ये जब बाबा रामदेव ऐसे बैठे हों तो ये क्या बनेगा, न्यून कोण बन गया। अगर समकोण है तो बाबा रामदेव सीधे बैठ जाएंगे ऐसे, ये क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। इसके अलावा अगर बाबा रामदेव अंधे हो गए, मान लो ऐसे लेट गए, तो ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। और इसको क्या कहते हैं, मोर देन 90 डिग्री। क्या कहते हैं, मोर देन 90 डिग्री। इसको आप इज इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं, बराबर है 90 डिग्री के। और ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री। अगर रिजुरेखीय कोण की बात करें तो बाबा रामदेव क्या हो गए, सीधे लेट गए, क्या कहलाया,
द्विरेखीय कोण कहलाया। क्या कहलाया? द्विरेखीय कोण कहलाया, यानी कि 180 डिग्री का कोण कहलाया। ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का। और अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका एंगल बनता है ऐसे, 180 से बड़ा हो, ठीक, 360 से छोटा हो तो क्या कहलाता है? 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा तकनीकी कारणों से वीडियो रुक गया था। तो शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम बृहद कोण की। तो हमने बताया था कि बृहद कोण में क्या होता है कि बाबा रामदेव जब ऐसे बैठे, बाबा रामदेव बृहद कोण की बात करें तो बृहद कोण में बृहद कोण जो बनता है वो बनता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से बनने का मतलब क्या होता है कि कोण जो होगा वो 180 से बड़ा होगा, यानी कि 180 से क्या होगा, आपका बना हुआ एंगल 180 से बड़ा होगा, लेकिन 360 से छोटा होगा। तो क्या कहलाता है? बृहद कोण कहलाता है। अभी हम एग्जाम्पल से हर एक कोण के विषय में बताएंगे, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं संपूर्ण कोण की। तो संपूर्ण कोण किस प्रकार से बनता है? कंप्लीट एंगल, जब कोई बिंदु, आप कह सकते हैं कि जब कोई बिंदु एक बिंदु से चलना शुरू करे और उसी बिंदु पर पुनः वापस आ जाए। जैसे कि आप क्या करें, एक मैदान का एक बिंदु से दौड़ना शुरू करें, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ते 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 उसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं। तो आपका क्या कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? तो आप 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और वो क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। यानी कि x = 360 डिग्री जब होता है तो क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। तो अगर हम फिर से एक बात करें तो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ऐसे सभी एंगल जो 0.01 यानी कि 0 से बड़े कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लो 1 डिग्री से स्टार्ट हो और आपके 89 से लेकर के 89.99 डिग्री तक जाए, ये क्या कहलाते हैं? आपके न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का, ये सब किस में आ जाएंगे? न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसका एक फिक्स रेट होता है 90 डिग्री। आपको एक रेखा खड़ी एक रेखा पड़ी, दोनों मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बाद बात करें अधिक कोण त्रिभुज का, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि जब कोई त्रिभुज अधिक कोण क्या कहलाता है कि जब कोई कोण जो हो वो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि आप 181 से ले लीजिए, 91 से ले लीजिए और 179 तक चले जाइए। 91 से 179 के बीच में चांदे में आपके जितने एंगल बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? आपके अधिक कोण त्रिभुज कहलाएंगे। इसके बाद बात करें द्विरेखीय कोण, इसका एक फिक्स रेट होता है, 180 डिग्री का ही होता है। बृहद कोण की बात करें तो 181 से स्टार्ट होकर के 359 तक जितने भी एंगल बन जाएंगे वो बृहद कोण कहलाएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। लेकिन ये कोण पढ़ाए जाते हैं कक्षा 5 की किताब में। इन कोणों को केवल जानना जरूरी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब हम उनकी बात करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर का पूछा जाता है। और वो प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? आपके कुछ कोणों की बात कर लें, वो प्रश्न आपका कहाँ से पूछा जाता है ये हमने नहीं मिटाया है। इसका मतलब इसके विषय में अभी थोड़ी सी बातें और करनी बाकी है, ठीक। समांतर रेखाओं के बारे में, तो अगर हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बात की, हमने कोणों के प्रकार के बारे में बात करें, इसके अलावा भी कोणों के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ कोण ऐसे होते हैं जो कि आ जाते हैं जिनका नाम हमने नहीं सुना होता है, तो वो कौन कौन से कोण होते हैं? तो अगर हम बात करें, पहला होता है आसन्न कोण। कौन कौन से कोण? आसन्न कोण। आसन्न कोण के अलावा होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। आसन्न कोण और शीर्षाभिमुख कोण। आसन्न कोण क्या कहलाता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोण है, और वो 2 कोणों को मिला करके बना हुआ है, तो उस कोण के पार्ट क्या होंगे?
जैसे कि कोई रेखा है, जो कोई दो रेखाओं को मिलकर के एक बड़ी रेखा बनती है, जैसे कि कोई छोटे छोटे दो प्लाट को मिला करके एक बड़ा प्लाट बनता है, कमरे के दो छोटे छोटे टुकड़े मिला करके बड़ा कमरा बनता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई कोण हो और वह कोण जो है इन्हीं दो कोणों को मिला करके बना हुआ है। मान लो ये एक बड़ा सा कोण था, ये एक बड़ा सा कोण था और ये छोटे छोटे दो कोणों को मिला करके बना हुआ है। तो आपको मालूम है कि अगर ये मान लीजिए कोण x है और ये मान लीजिए कोण y है, और तो ये पूरा का पूरा कोण अगर AOB की बात करें तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि मान लीजिए आपको क्या दे दिया जाता है, क्वेश्चन में क्या कहा दे दिया जाता है, एक आपको सीधी रेखा दे दी जाती है और सीधी रेखा में एक रेखा टेढ़ी सी खींच दी जाती है। आपको एक कोण दे दिया जाता है और दूसरा कोण पूछ लिया जाता है। मान लीजिए ये कोई रेखा है, रेखाखंड है AOB और इसमें एक छोटी सी रेखा आकर के काट रही है। आपको एक कोण दे दिया गया 120 डिग्री, आपसे ये वाला कोण पूछ लिया गया एंगल BOC कितना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे। आपको दूसरा कोण दिया ही नहीं गया, आप इक्वेशन बना ही नहीं सकते। तो अगर हमने आपको दो चीजें बताई थी कि तीन कोणों के मान फिक्स होते हैं, एक ये 90 डिग्री का ही होता है, फिगर देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। एक ये 180 डिग्री का होता है, फिगर देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। जहां कहीं भी सीधी रेखा देखो जान जाओ 180 डिग्री बना हुआ है। और तीसरा ये 360 डिग्री का होता है, आपको फिगर देख के ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अगर ये इस रेखा की बात की जाए, विशेष रूप से रेखा AOB की, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक कोण बना रही है और वो कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। AOB की अगर बात करें तो AOB एक कोण बना रही है और वो कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। और 180 डिग्री का कोण इसको और इसको मिला करके बन रहा है। जैसे शरबत में चीनी मिलाने से पानी में चीनी मिलाने से शरबत बनता है, वैसे इसको और इसको मिलाने से 180 डिग्री कोण बन रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी, 120 है और इसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन मार्क है, बराबर 180 डिग्री का। अब आप एक बात जानते हैं कि ये क्या है, ये है बॉर्डर। क्या है ये, बॉर्डर। पक्षांतर करना अगर न जानते हो तो सीधा सा मतलब समझो पक्षांतर कैसे किया जाता है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें जो आपका क्वेश्चन गलत करा देती हैं, आपका जो नंबर कम करा देते हैं। एक नंबर आने वाला होता है 1/3 चले जाते हैं। तो पक्षांतर कैसे होता है, मान लो ये है क्या, बॉर्डर है। अब एक ये देश है और एक ये देश है। इस देश का जो साथी होगा वो इस देश का क्या होगा, दुश्मन होगा। भाई इधर हमारा जो साथी होगा दूसरे देश वाले हम उसको दुश्मन ही तो समझेंगे, और इस देश का जो दुश्मन होगा उस देश का क्या होगा, साथी होगा। इस देश को जो बढ़ाएगा वो उस देश को क्या करेगा, घटाएगा, और इस देश को जो घटाने की कोशिश करेगा वो उस देश को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो मतलब कि बॉर्डर के उस पार जाने पर चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। यानी कि जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो गुणे में होता है वो भाग में हो जाता है, जो भाग में होता है वो गुणे में हो जाता है। अब आओ यहाँ पर 120, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस, प्लस मतलब भगवान, और अगर उधर गया तो किसमें हो गया, माइनस में। 180 प्लस का 120 इधर गया माइनस में, कितना हो गया 120। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। क्वेश्चन मार्क हटाओ, इसकी जगह 60 लिख दो। समझ में आया नहीं है? तो इस प्रकार से जो है आप सरल रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हम एक ही क्वेश्चन की बात करके आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। तो बात आगे अगर बढ़े तो आसन्न कोण की बात हमने कर ली थी। अब बात करेंगे किसकी, शीर्षाभिमुख कोण की। इसकी बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, तो हम शुरुआत से चलते हैं जहां से स्टार्ट किया था। एक रेखा ये थी जा रही थी, दूसरी रेखा ये थी जा रही थी, और ये दोनों रेखाएं आपस में भिड़ गई। यहाँ पर अब भिड़ गई तो कोण बने कौन सा, एक ये कोण बना, एक ये कोण बना, एक ये कोण बना और एक ये कोण बना। अगर इसकी वैल्यू मान ले x, इसकी वैल्यू मान ले y, y न मानो, इसकी वैल्यू मान ले y, इसकी वैल्यू, अरे यार, इसकी वैल्यू मान ले a, इसकी वैल्यू मान ले b, इसकी वैल्यू मान ले c और इसकी वैल्यू मान ले d। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि आमने सामने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि a के सामने कौन,
आप कहोगे सी, डी के सामने कौन, आप कहोगे बी। तो यानी कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए क्या दो रेखाएं जा रही थी, कौन जा रही थी, दो रेखाएं जा रही थी और दोनों रेखाएं मान लीजिए एक बिंदु O पर भिड़ गई। एक रेखा का नाम था AB और दूसरी रेखा का नाम क्या था, CD। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि ये एंगल आपका 30 डिग्री का बना हुआ है, कितने डिग्री का बना हुआ है, 30 डिग्री का बना हुआ है, और आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल BOC की वैल्यू निकालिए, एंगल BOD की वैल्यू निकालिए और एंगल AOC की वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसको देखिए थोड़ा सा। हमने आपको बताया, क्या बताया कि अगर कोई दो रेखाएं हैं सामने सामने जा रही हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि एंगल AOD जो होगा वो बराबर होगा एंगल BOC के। AOD की वैल्यू कितनी, 30, बराबर किसके हो गया, एंगल BOC की। तो ये वैल्यू तो आपको मालूम हो गई 30 डिग्री होगी। लेकिन इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालें, इन दोनों का मान कैसे निकालें। तो अगर हम इस ऊपर वाले भाग को छिपा दें तो ये वाला जो फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर बिल्कुल वैसे फिगर है जैसा हमने अभी बताया था, वैसे तो फिगर है। और इसमें एक एंगल हमको मालूम है, दूसरा एंगल निकालना है। तो आपको ये मालूम है कि ये क्या है, एक सीधी रेखा है, ये क्या है, एक सीधी रेखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल BOD कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और इसमें भी BOD नहीं COD, एंगल COD कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और इसमें आप कह सकते हैं एंगल BOD प्लस एंगल BOC, क्योंकि इस पूरी रेखा को ये दो एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिला करके बना रहे हैं। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर होगा। अच्छा, BOC की वैल्यू कितनी है, 30 है। BOD की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। तो अगर BOD की वैल्यू आपसे पूछी जा रही तो 180 में से 30 गया, आपका कितना आ गया, 150 डिग्री। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक आसन्न कोण से संबंधित, जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था, इससे संबंधित कुछ बीजगणित वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वैल्यू x और y में दे दी जाती है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा आपका शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित, और दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपकी पेट की परीक्षा में हो गया, आपकी जो टेट की परीक्षा होती है उसमें हो गया, पुलिस की परीक्षा में हो गया, कांस्टेबल की परीक्षा में हो गया, इन सब परीक्षाओं में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है क्या, संपूरक कोण। क्या होते हैं पूरक कोण और क्या होते हैं संपूरक कोण। तो पूरक कोण ये ऐसे लिखने का कारण समझना, और ये क्या हो गया, संपूरक कोण। तो पूरक कोण और संपूरक कोण को आप कैसे पहचानेंगे, कभी कभी अंग्रेजी में लिख करके आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से आप कैसे पहचानेंगे कि पूरक कोण संपूरक कोण क्या होते हैं। तो पूरक कोण क्या होते हैं, आसन्न कोणों की बात हमने की थी, ऐसे दो कोण जिनका सम यानी कि जिनका योग जो होता है 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। पहचानो कैसे, कंफ्यूजन जब हमको हो जाता है तो आपको भी हो जाएगा। पूरक, पा से पहचानो, पा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो यानी कि ऐसे दो एंगल जो मिलकर के 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, जो राइट एंगल होता है यानी कि जो समकोण होता है वो ऐसे बनता है। तो पूरक का मतलब जो एंगल इस प्रकार से बनाए, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B मिलकर के कहीं भी आपको अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। बात समझ में आई नहीं आई। अगर संपूरक कोण की बात कर दी जाए तो एक हो गया पूरक तो दूसरा हो गया क्या, संपूरक। जब कोई दो एंगल मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो क्या कहलाता है, संपूरक कोण। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक कोण अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, उसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे। एक पहला क्वेश्चन क्या कि एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, उसका मान ज्ञात कीजिए। एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, उसका मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमने लिख लिया, एक कोण
अपने पूरक कोण का तीन गुना है, उसका मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि एक कोण अपने पूरक का कोण का तीन गुना, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखा है, एक कोण, तो यानी कि एक प्लस पूरक कोण का तीन गुना, और तीन गुना एक का तीन गुना कितना हुआ, तीन, और पूरक कोण लिखा, पूरक का मतलब पा, और इसका मतलब क्या, 90। पूरक कोण का तीन गुना, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो एक प्लस तीन बराबर 90, तीन एक चार बराबर कितना, 90। एक की वैल्यू निकालो, 90 बटे कितना हो गया, 4, यानी कि 45/2। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 22.5 आ गई। ये आपका हो गया क्या आंसर, कि एक कोण अपने पूरक कोण का तीन गुना है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 22.5। 22.5 तो इसका तीन गुना हो जाएगा, उन दोनों को जोड़ने पर 90 आंसर आ जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए एक कोण अपने संपूरक कोण का तीन गुना है, उसका मान ज्ञात कीजिए। पूरक की जगह क्या लिख दिया गया, पूरक को मिटा करके क्या लिख दिया गया, संपूरक कोण का तीन गुना है, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको बराबर के इस पार कितना लिखना है, 80, 180, और एक संपूरक कोण का तीन गुना, यानी कि तीन बराबर किसके, 180 के, चार बराबर किसके, 180 के, एक बराबर 180/4, एक की वैल्यू निकाल लीजिए। एक का मान कितना आ गया, 45। भैया एक कोण पूरक कोण का तीन गुना था और एक का मान कितना आ गया, 45। एक्स वाला लफड़ा खत्म। तो इस प्रकार से आप पूरक कोण संपूरक कोण के विषय में आप जो है मान निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके बात करते हैं थोड़ा समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाओं के बारे में पूरी बातें नहीं हो पाई थी, हल्की सी बातें हमने की थी, तो समांतर रेखाओं में के विषय में अब हम पूरी बात करेंगे। तो हमने क्या बताया कि दो रेखाएं जब साथ साथ चल रही हों, उनको मिलाने वाला कोई ना हो, तो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। इसके बाद हमने बताया कि जिसका कोई नहीं होता उसको कोई ना कोई तो मिलाने वाला आता है, और मिलाने वाली को क्या कहते हैं, सहेली कहते हैं। तो तिर्यक रेखा एक सहेली बनकर के आई और इन दोनों समांतर रेखाओं को क्या किया, मिलवा दिया। जब मिलवा दिया तो बहुत सारे एंगल बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अंग्रेजी हिंदी सब मिक्स कर लेते हैं, इसकी चिंता न कीजिएगा आप, ठीक। तो एंगल 1, एंगल 2, तो हमने बताया क्या कि जितने अधिक कोण होते हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं, जितने न्यून कोण होते हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं, और अधिक कोण और न्यून कोण को मिला करके आपका जो बनता है वो 180 डिग्री कहलाता है। तो इसके बारे में हम और बात करते हैं। अधिक कोण की अगर बात करें तो अधिक कोण में ऐसे था, यानी कि बाबा रामदेव बढ़िया आराम से देते थे। न्यून कोण में ऐसे था, बाबा रामदेव आगे की तरफ झुके हुए थे। तो आप पहचानो अधिक कोण कौन कौन से हैं। अधिक कोण और एक क्या, न्यून कोण। अब अधिक कोण, तो अगर आप पूरे को छिपा दीजिए, इसको देखिए तो ये क्या है, अधिक कोण है, कोण एक। इसके अलावा ऐसे बाबा रामदेव इसमें भी लेटे हुए हैं, कोण 5। ऐसे ही ये देखो उल्टा अधिक कोण, कोण 8। ये देखो उल्टा अधिक कोण, कोण 4। तो इतने क्या है, अधिक कोण है। न्यून कोण की अगर बात करें तो ये 2, 3, 6, 7। तो कौन कौन से हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, ठीक। तो ये तो सब बातें हुई, हमने बताया कि जितने अधिक कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जितने न्यून कोण होते हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं। अधिक कोण न्यून कोण को मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये जो होगा एंगल 1, एंगल 5, एंगल 8, एंगल 4, इन सब के मान आपस में बराबर होंगे। अगर एक की वैल्यू 150 डिग्री है तो बाकी सबकी वैल्यू 150 डिग्री होगी। और इसी प्रकार से अगर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, यानी कि 2, 3, 6, 7, ये सब न्यून कोण क्या होंगे, ये सब आपस में बराबर होंगे। अगर एक की वैल्यू 30 डिग्री है तो सबकी वैल्यू 30 डिग्री होगी, चाहे एंगल 2 हो, चाहे एंगल 3 हो, चाहे एंगल 6 हो, चाहे एंगल 7 हो। और आपको बताएं कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 को मिला दिया जाए, एंगल 1 एंगल 2 को मिला दिया जाए, एंगल 5 एंगल 3 को मिला दिया जाए, एंगल 8
एंगल 6 को मिला दिया जाए, एंगल 4, एंगल 7 को मिला दिया जाए तो सब के सब कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस प्रकार से आपने जाना कि अधिक कोण और न्यून कोण मिलकर के, जैसे 150 अधिक कोण वाला था, न्यून कोण 30 डिग्री वाला था, 150 30 मिला करके क्या बन गया? 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये आपकी बात हुई, लेकिन फिगर में आपको ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा कि आपको बढ़िया बढ़िया समांतर रेखा खींची हुई हो, एक तिरक रेखा काट रही हो, आपसे कहते ले जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 नंबर ले जाओ फ्री का। तो ऐसा तो होने वाला नहीं। आपको पड़ेगा पहचानना, उससे पड़ेगी रिलेटेड चीज़ों को ढूंढना। तो आप कैसे ढूंढोगे कि कौन से अधिक कोण बन है, कौन से न्यून कोण बन है? तो आपको चाहिए एक शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये है शॉर्ट ट्रिक। ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है, और कोई तिरक रेखा इसको काट रही, काटे न काटे आप खुद ढूंढ लीजिए तिरक रेखा कहाँ काट रही। और आपको क्या ढूंढना है? जेड। जैसे जेड मिले, जेड के दोनों कोने पकड़ लो और उनको बराबर कर दो। ठीक, जेड आपको सीधा में मिल सकता है, जेड आपको ऐसे भी मिल सकता है, इंग्लिश वाला जेड नहीं, मैथ वाला जेड है, कैसो मिल सकता है। इसमें भी आपको एंगल ये दोनों बराबर करने हैं। जेड आपको ऐसे भी मिल सकता है, इसमें भी दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर आपको कभी भी रेखाएं समांतर मिले और उसमें दिखाई पड़े जेड, तो आप क्या समझ जाइए कि एंगल बराबर है। तो ये बात हुई समांतर रेखाओं के विषय में। अब समांतर रेखाओं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, और अगर समय मिलेगा तो वृत्त के बारे में। ठीक, आज हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे। फार्मूले ऐसे कि जिनको एक बार में अगर फिगर वैसा मिल जाए तो फार्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी अगर वीडियो में अंत तक आप बने रहते हैं, वीडियो को धैर्य से देखते रहते हैं, वीडियो की क्वालिटी, स्मार्ट बोर्ड पीछे नहीं है, बोर्ड सिंपल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी का मतलब है कि जो क्वालिटी आप दूसरी जगहों पे देखते हैं उसके अलावा कम क्वालिटी वाली चीज़ें आप देख रहे हैं। कंटेंट पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप रेखागणित की ABCD भी नहीं जानते हैं तो आज आप रेखागणित का A से लेकर के Z तक जितनी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आप जान जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें शॉर्ट ट्रिक तो आपको हर कोई बताने के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम, आपको मालूम ही नहीं माध्यिका क्या होती है, आपको मालूम ही नहीं लंब केंद्र क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं है कि लंबार्धक कैसे खींचा जाता है, लंबार्धक त्रिभुज को कैसे प्रभावित करता है, आपको मालूम ही नहीं है सर्वांग समता क्या होती है, आपको मालूम ही नहीं है समरूपता क्या होती है, तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? खुद सोच करके देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और अंत में जो है कुछ फार्मूले जो कि जरूरी होते हैं बताऊंगा। इसके अलावा सारी आज कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी। अगर आप वीडियो को प्यार देंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक, शेयर करेंगे लोगों को, तो मैं वादा करता हूं कि लगभग प्रतिदिन आपकी क्लास लेकर के आऊँगा, प्रतिदिन अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। प्रयास करूँगा लाइव क्लास ले सकूँ, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर सकूँ, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सकूँ। जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब पर ध्यान दे सकूँ। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपका सहयोग सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और सहयोग करने का मतलब है आपको केवल लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा। चैनल हमेशा फ्री रहेगा, कंटेंट जो भी मिलेगा फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। इसकी आप चिंता न कीजिए कि आज मैंने चैनल बनाया, कल मैं पैक बेचूंगा, तो नहीं बेचूंगा, मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाता रहूँगा। तो चलते हैं आगे, सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बात करते हैं, और इससे पहले त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। छोटी मगर बढ़िया बातें। तो त्रिभुज के बारे में बात करें तो त्रिभुज क्या होता है? हमने पहले एक रेखा की बात की, एक रेखा से बढ़े 2 रेखाओं की बात की। अब बात करते हैं, तिकड़ी बनाते हैं, रेखाओं की तिकड़ी। जब रेखाएं 3 होती हैं और 3 रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो बनती है क्या? एक बंद आकृति बनती है, और उस बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के बारे में सामान्य सी बातें अगर कही जाए तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं। भुजा
आर्म्स जिसको कहते हैं, ठीक, जो तीन रेखाएं मिलकर के त्रिभुज को बनाए वो तीन भुजाएं होती हैं। तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब तीनों कोणों का योग, आपको यहीं से एक बात याद रखनी है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके अलावा अगर इतनी सी बात आपको याद हो तो इतनी सी बात याद होने के साथ साथ एक बात और हल्की सी याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, कि अगर कोण ये ए है, कोण बी है और कोण सी है, अगर आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ ली जाए, ए का बहिष्कोण, बी का बहिष्कोण, सी का बहिष्कोण, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ ली जाए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री के होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब बात करते हैं त्रिभुजों के बारे में, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं नोट कर ली होंगी आपने, थोड़ा सा जल ग्रहण कराया जाए तब जो है आगे की बातें शुरू की जाए। तो त्रिभुजों के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार से त्रिभुजों को बांटा गया है। एक क्या बांटा गया है, देखा है हमारी टेढ़ी हो गई। एक क्या बांटा गया है आपका भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर, और एक बांटा गया है आपका कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर और किसके आधार पर, कोण के आधार पर। अगर भुजा के आधार पर बात की जाए तो सबके तीन ही तीन प्रकार होते हैं। एक होता है समबाहु, एक क्या होता है, समबाहु, एक होता है क्या, समद्विबाहु, एक क्या होता है, समद्विबाहु, एक होता है क्या, विषमबाहु। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलिन, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी वाला, ठीक। कोण के आधार पर आपका तीन प्रकार से बांटा गया है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा क्या होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीन प्रकार से बांटा गया है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये तीन प्रकार से आपका बांटा गया है। तो त्रिभुज के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के विषय में। पूरी एनर्जी वापस आ गई। अब बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होना, ठीक। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, बातें तो आप बचपन से पढ़ चुके हैं। तो ये बातें बचपन से पढ़ने के अलावा नई बातें आपको क्या पढ़नी है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, बचपन से जानते हो। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यह है कि तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और हर एक एंगल का मान कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर होते हैं और हर एक एंगल का मान कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, अगर क्या पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसके अलावा अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज में अगर कोई लंब डाला जाता है ए बी सी, अभी हम इसके विषय में बात करेंगे कि लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है। तो लंब ही माध्यिका होती है, यानी कि आधार रेखा को समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी कि इफ AD जो है वो परपेंडिकुलर हो BC के तो BD इज इक्वल टू DC के होता है। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज में यह भुजा A है और आपसे AD की लंबाई पूछ ली जाए, माध्यिका AD की लंबाई पूछ ली जाए, जो शीर्षलंब AD की लंबाई पूछ लिया जाए, तो आपको हमेशा याद रखना है AD इज इक्वल टू √3/2 गुणे भुजा, ठीक। तो इतनी सारी बातें समबाहु त्रिभुज के बारे में बताई कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होती है तो
इससे ही स्पष्ट है। लेकिन तीनों कोण भी बराबर होते हैं और हर एक कोण का मान कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 बड़े भुजा स्क्वायर होता है। अगर कोई परपेंडिकुलर डाला गया है यानी कि लंब डाला गया है यानी कि शीर्ष लंब डाला गया है तो वही माध्यिका का काम करता है, यानी कि सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि आप जिस रेखा पर लंब डाला गया है उस रेखा को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, और बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है BD = DC के होगा। इसके अलावा जो AD होगा वो अगर इसकी लेंथ पूछ ली जाती है तो √3/2 बड़े भुजा होता है। ये बात हुई समबाहु त्रिभुज के विषय में। अब बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में। तो समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो अगर किसी त्रिभुज में यहाँ पर इसको आपको याद रखना है द्वि, और द्वि का मतलब है कि तीन में से अगर दो भुजाएं बराबर हो तो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होने का मतलब क्या हुआ जाकर के कि आप इसको कह सकते हैं कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। कि अगर AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, तो एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल B के। AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B, ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात हमने जानी किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। आप A B C और इसमें AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, ठीक। और इसमें अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो अगर इसकी भुजाओं की लंबाई ABC हो तो इसका क्षेत्रफल जो होता है डेल्टा से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू होता है √ के अंदर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और यहाँ पर S की जो वैल्यू होती है A + B + C/2 होती है, ठीक। तो इतनी सारी बातें जो है समबाहु त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने की। अब बात करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुजों का आवंटन। आवंटन मतलब बांटते हैं और क्या। तो बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुजों का बांटना। कोण के आधार पर त्रिभुज को जो है तीन प्रकार से बांटा गया है। एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज। इसमें अगर आपको जानना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जितने एंगल होते हैं वो सब 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि एंगल A कामा एंगल B कामा एंगल C जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। A और B दोनों की वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होती है। इसके अलावा बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर कभी आपसे एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, 2-4 साल पहले की बात है, मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा था, उसमें केवल इतना पूछा गया था कि एक अधिक कोण में बराबर, एक अधिक कोण में होता है क्या। ऑप्शन में था एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, दो कोण 90 डिग्री से अधिक होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री से अधिक होते हैं, और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। आदमी ने क्या किया, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सभी कोण 90 डिग्री से अधिक होते हैं इस प्रकार से लगा दिया, और वो आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। आपको समकोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में अगर कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, दो कोण 90 डिग्री के होते हैं, तीन कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी के दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। यानी कि एंगल A जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। अधिक कोण की अगर बात की जाए तो केवल एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, एंगल A जो होगा वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा, और एंगल C जो होगा वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि B ही 90 डिग्री का हो, C भी हो सकता है, A भी हो सकता है, लेकिन वो दूसरे त्रिभुजों में। अगर इस त्रिभुज की बात की गई है तो इसमें अगर B 90 डिग्री का दिखाई पड़ रहा है तो वही केवल 90 डिग्री का होगा, इसके अलावा और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, बाकी सब 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पर अगर B अधिक कोण दिखाया जा रहा है तो केवल B ही 90 डिग्री का होगा, इसके बाद वाले जितने कोण होंगे वो 90 डिग्री से
कम होंगे, वो सब क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कैसा पूछा जाता है, बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में, 90 डिग्री के कोण के विषय में। तो इसको आप पढ़ते हैं दो जगह, एक तो यहाँ ज्योमेट्री में और एक कहाँ पर पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री में। त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे अगर आपके सिलेबस में होगा, और बाकी 9th हाई स्कूल अगर जिसने पढ़ा होगा उसने त्रिकोणमिति का के विषय में जाना ही होगा। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक, स्पेलिंग देख लेना अपना। ठीक, इसके अलावा बाकी की दो भुजाओं में एक भुजा क्या होती है, लंब होती है, और एक भुजा क्या होती है, आधार होती है। लंब और आधार जो होते हैं वो आपस में बदल भी सकते हैं, लंब और आधार आपस में बदल भी सकते हैं, लेकिन जो हाइपोटेनियस होता है यानी कि जो कर्ण होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। इसीलिए कर्ण को बराबर के एक तरफ रखा गया है और लंब और आधार को बराबर में इसको एक तरफ रखा गया है, और बनाई गई है क्या, एक पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस का नाम भले ना याद रहे, लेकिन प्रमेय का नाम आपको याद रखना है क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी उसका स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी उसका स्क्वायर बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये हो गई बात पाइथागोरस प्रमेय की। और इसके बाद जो है बात करेंगे कुछ और, जो है त्रिभुजों के प्रकार के बारे में बात कर लिए हमने। अब बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में। क्या होती है त्रिभुजों की समरूपता और क्या होती है सर्वांग समता। इसके अलावा और भी बात करनी है माध्यिका, लंब और लंब केंद्र के विषय में। बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो में भरपूर प्यार मिला तो दूसरी वीडियो आएगी, और दूसरी वीडियो में बाकी की सारी बातें आपसे की जाएंगी। इसलिए दबा के शेयर लाइक कीजिए, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।